हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है कोशिका विज्ञान। तो यह कोशिका विज्ञान क्या है, आइए हम लोग कोशिका विज्ञान को देखते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। यह प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। यह जो प्रोटोप्लाज्म है इसका नामकरण जो है वह पुरकिंजे जो थे पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका द्रव्य का नामकरण किया गया सन 1839 में। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो यह प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? गाढ़ा होता है, रंगीन होता है, पारभासी होता है और चिपचिपा होता है यानी कि लसलसा होता है और वजन युक्त पदार्थ होता है। और जो जीवन की जो क्रियाएं हैं वह सारी क्रियाएं वह प्रोटोप्लाज्म में ही संचालित होती हैं। अब ये जीव द्रव्य जो है यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, वह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसमें यह साइटोप्लाज्म जो होता है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है वह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यह रहता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यानी कि यह केंद्रक द्रव्य जो होता है यह केंद्रक के अंदर यानी जो द्रव्य होता है उसके केंद्रक के अंदर यह केंद्रक द्रव्य। यह जो जीव द्रव्य है इसका 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सीजन जिसका 76% होता है, दूसरा है कार्बन इसका 10.5% होता है, और तीसरा है हाइड्रोजन इसका 10% होता है, और चौथा है नाइट्रोजन इसका 2.5% होता है। यानी कि यह जो जीव द्रव्य है इन चारों तत्वों से मिलके बना होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। यानी कि जो जीव द्रव्य है उसका जो भाग होता है मतलब भाग का 80% जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसका अनुपात 81 संबंध है। अगला है पॉइंट है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका सेल का जो जीवन होता है वह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी जो सेल होता है वह किसी कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। जो एंटोनियो वान लीeuwenhoek जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन को जो कोशिका का अध्ययन होता है इसके विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था, वह 1665 ईस्वी में। यानी जो कोशिका शब्द है, सेल शब्द है, इसका प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अब कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था उसका किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकिमा की है। यानी कि यह जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु का, यह माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकिमा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। यानी शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की यानी ऑस्ट्रिच एग की सबसे बड़ी कोशिका होती है।
तो यह जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विज्ञान के जो टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में मैथियस स्लाइडेन ने और थियोडर स्वान ने किया था। यानी कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, इसको मैथियर स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने 1838-39 में किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रोडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो यह जो कोशिका का विभाजन होता है, इसको पहले किसने बताया? रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और कोशिका का सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वह मैथियर स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं, यानी कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें जो हैं वह इस प्रकार हैं। वह कौन सी हैं? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। ये कोशिका जो होती है, ये कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? तो इसके दो प्रकार कौन से हैं? पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। यानी कि जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी सेल क्या होता है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इनमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यानी कि यह जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता है। और दूसरा है यूकैरियोटिक। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है और इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक आवरण से घिरा होता है और इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से जो बनती है क्रोमेटिन, और इसके अलावा केंद्रिका भी होता है। जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का जो औसत संगठन है, यह क्या होता है, कितना होता है, कौन कौन से अवयव होते हैं और वो कितने होते हैं। तो अवयव जो हैं, ये अवयव हैं और उनका कितना प्रतिशत पाया जाता है कोशिकाओं में, वो यहाँ पे है। जल जो होता है 70 से 90% होता है। प्रोटीन 10 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक अम्ल होता है 5 से 7% और आयरन होता है 1% होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसमें अंतर क्या होते हैं। तो इसके जो विशेषता होती है या उसके जो अंग होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। तो जो विशेषता अंग में के पहला जो इसका कोशिका भित्ति होता है, यह देखते हैं प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के बना होता है और यूकैरियोटिक में सेलुलोज का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक जो होता है, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम, यह 70 S प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में और 80 S प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक में। गोल्गी का यानी गोल्गी बॉडी जो होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में
उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम यह भी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है यानी कि यह पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? यह जो डीएनए है एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाभिका केवल एक तंतु होता है यानी कि प्रोकैरियोटिक में कशाभिका जो होता है केवल एक तंतु होता है, और यूकैरियोटिक में इसका कुल 11 तंतु होता है। केंद्रिका जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह थाइलेकाइड में होता है और इसमें जो यूकैरियोटिक है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन जो है अर्धसूत्री प्रकार का होता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के मुख्य भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सेल। तो कोशिका का जो मुख्य भाग होता है पहला कोशिका भित्ति सेल वाल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। एक कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में यह सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति यह पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है यानी कि जो सेलुलोज होता है यह कोशिका भित्ति को बनाता है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसके मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं यानी लिपिड जो होता है फास्फोग्लिसराइड का बना होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो यानी कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। यहाँ नोट दिया गया है यानी कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिससे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तो इसका जो सबसे विख्यात मुक्त नमूना जो है उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। अब कोशिका का जो अगला भाग है तीसरा है तारककाय या सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय जो है सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है यानी कि जो सेंट्रोसोम होता है वह केवल जंतुओं में जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। अब है चौथा पार्ट इसका अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःद्रव्यीय जालिका के तहत सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं। इसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं। तो जो अंतःद्रव्यीय जालिका है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
यह कोशिकाओं में जो होता है, इनके कोशिकाएं जो द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े और थैलीयुक्त होते हैं, नलिकावत होते हैं, यह जालिका तंत्र में बिखरे रहते हैं। तो इस तरह से जो यह अंतर्द्रव्यी जालिका है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो हम लोगों ने इसको देखा। हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका जो है चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं। इनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो होता है प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन जो होते हैं वो चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। अब ER का मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। 5वां है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा GE पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यानी कि जो राइबोसोम है इसको सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में देखा था और GE पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका को राइबोसोम में देखा था। 1958 में रॉबर्ट्स ने इसका नामकरण किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्र कणिका यानी मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S जो होता है स्वेडवर्गस इकाई यानी कि जो S होता है इसको स्वेडवर्गस इकाई बोलते हैं। यह अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे नोट जो है, नोट में यह नोट जो है स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है, तो यह जो स्तनी होते हैं लाल रुधिर कण में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। यह देखते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया। 6वां है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन यानी कि अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया वो बेंडा ने दिया और अल्टमैन ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, यानी कि जो कोशिका होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही श्वसन करती है, यानी श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारत्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व कुल RNA राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह विखंडन इसमें होता है, विखंडित भी होती है। अब नोट में क्या है कि इसमें नोट में है
जो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। इसका 7वां पार्ट है गाल्गी का, यानी गाल्गी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गाल्गी इटली के थे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी कि इटली के कैमिलो गाल्गी ने गाल्गी बॉडी का खोज किया था। यह गोल्गी बॉडी जो है यह सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबुलर्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुष्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुष्टिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुष्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गाल्गी बाय जो है, यह जो गाल्गी का है, गाल्गी जो है को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गाल्गी काय जो होता है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अगला पार्ट है लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम क्या है। इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली में घिरी थैली जैसी रचना होती है। लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गाल्गिकाय में होती है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडिक वेसल भी कहा जाता है। यह जो लाइसोसोम होता है इसको आत्मघाती थैली या सुसाइडिक वेसल्स कहा जाता है। स्तनधारियों में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि स्तनधारियों में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका अगला पार्ट है लवक यानी कि प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, बी है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट और सी है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। यह हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। जो पत्तियों का जो रंग पीला हो जाता है इसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण जो पत्तियां हैं उसका रंग पीला हो जाता है। और ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो है इसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है और इसे ये जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, जिसके कारण इसको रसोई घर भी कहा जाता है। इसका बी है अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। सी है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह पत्तियों में पाया जाता है। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह भूमि में, जड़ों में यानी भूमिगत तनों में पाया जाता है। और वर्णी लवक जो होता है कहाँ पाया जाता है? रंगीन पौधे के रंगीन भाग में। ये रंगीन भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प होता है, फल, भित्ति होता है और बीज होते हैं। अब नोट में हम लोग देखते हैं कि वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानिन,
नामक यह जो है वर्णिल लवक होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वनस्पति की परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वड़क होता है वो फाइकोसाइनिन होता है। यह नोट रखने वाला मतलब इम्पोर्टेंट है, यानी कि फाइकोसाइनिन जो होता है यह वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। अब 10वां इसका है रसधानी या वैसियोलस। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इनमें तरल पदार्थ भी भरी होती है, परंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती हैं। परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो रसधानी है, आज हम लोगों ने जो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं इसके 10 नंबर तक हम लोगों ने देखा है, रसधानी तक यानी कि वैस्कुलर्स तक। तो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होगा वह केंद्रक से शुरू होगा यानी न्यूक्लियस से शुरू होगा। तो आज हम लोग इस सीरीज में इतना ही, कुछ आगे देखते हैं अगले सीरीज में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें माय वीडियो। जय हिंद।